नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। आपको मालूम है कि दोस्त हम आपको टॉप 2000 जो प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। उसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है दोस्त? 49 नंबर है। यानी बात करें इससे पहले हम आपको 48 यानी कि 48 तक जो है ना पूरा का पूरा आपको पार्ट कंप्लीट करवा दिए गए। हर एक पार्ट के जो प्रश्न है आपको काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसमें आपको एनसीईआरटी प्लस आपको पीवाईक्यू, उसके बाद से जितने वीवीआई क्वेश्चन बन सकते हैं ना, संभावित प्रश्न बिहार के एग्जामों के लिए सब के सब इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्त जाइए, हमारे चैनल पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आराम से जाइए, एक क्लिक में पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्स के बारे में। देखिए दोस्त, आप बिहार का ना किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे में आप बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी करो, या फिर बिहार एसआई यानी कि दरोगा की बात कर रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर बिहार सीजीएल हो गया, यानी कि बिहार के ना आप राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस सीरीज को ना फॉलो करके देखिए। आपको खुद मालूम चलेगा, जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना उस दिन मालूम चलेगा ये सीरीज आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी नए विद्यार्थी हैं, बता देना चाहते हैं कि एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद भी जाकर और वीडियो देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, वो क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है ये 481 नंबर प्रश्न है, यानी कि 480 तक पूरा कंप्लीट करा दिया गया। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया बिहार स्पेशल के नाम से, आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अपने प्रश्नों पे। तो देखिए प्रश्न क्या है, 481 नंबर बोल रहा है ये गोल घर का जो निर्माण हुआ था आखिर किस ब्रिटिश इंजीनियर ने किया था। देख सकते हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से भी लगा दिए हैं। ये बिहार का गोल घर है जो कि पटना जिला में स्थित है, ठीक है ना। और ये आपको मालूम है कि ये गोदाम के रूप में यूज किया जा रहा था, यानी कि अनाज को रखने के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसी जो है गोल घर की बातें कर रहा है कि आखिर किस ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन शोर ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जॉन कॉटी ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बेयर एडमंड ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड हेनरी ने किया था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, क्योंकि बचपन में ना हमने बहुत सारी किताबों में ना गोल भर के बारे में जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, अंग्रेजों का जो नाम होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ के याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जॉन गॉर्टियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन गॉर्टियन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसको व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार ध्यानपूर्वक समझिएगा व्याख्या के माध्यम से। देखिए बोल रहा है कि गोल घर जो है ना पटना का एक ऐतिहासिक गोदाम है, ठीक है ना, जिसका निर्माण जो है वर्ष 1786 ईस्वी यानी कि 1786 में पूरा हुआ था। इस निर्माण का जो है ना ब्रिटिश इंजीनियर कौन थे? जॉन गॉर्टियन के निर्देश में हुआ था, यानी कि जॉन गॉर्टियन के डायरेक्शन में इस गोल घर का निर्माण किया गया था। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर इस गोल घर का निर्माण करने की नौबत ही क्यों आई। तो देखिए आपको मालूम है ना, खासकर भारत में जब अपवाद आता है ना, ठीक है ना, कोई भी प्रकार का समस्या आता है तभी जाकर खोज होता है, आपको मालूम है। तो देखिए हुआ क्या था ना कि इसका निर्माण जो है बंगाल में क्या हुआ था कि 1770 में एक भयानक अकाल के बाद हुआ था। यानी कि 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, भुखमरी का भयानक अकाल आया था, ठीक है ना। उस अकाल में ना लगभग लाखों लोग मारे गए थे। और इसी अकाल के बाद ना ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर ना अनाज भंडार की योजना बनाई थी, और उसी के तहत ना गोल घर का निर्माण किया गया था। समझ में आ गया ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा मीट्रिक टन जो है उसमें अनाज रखे जाते थे, ठीक है ना। और एक और बात, उसके जो नीचे वाले दरवाजे थे ना, ये वाला दरवाजे ये अंदर की तरफ खुलते थे, अंदर की तरफ। और यही वजह है कि ज़्यादा अनाज भर जाने के बाद ये पूरा का पूरा दब जाते थे, ठीक है ना। और डर ये भी रहता था प्रेशर से ये टूट न जाए, इसीलिए इस गोल घर का ना अच्छा से ना यूज भी नहीं किया गया, ठीक है ना। उसके बाद से नई नई प्रक्रिया की वजह से बहुत सारा आपको खदान स्टोरेज करने का भी निर्माण कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आखिर क्यों हुआ था और कब हुआ था और किसने किया था, इसको आप जरूर याद रखिए। इस सारा का सारा आपको व्याख्या में सब कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ये जॉन कॉटियन को याद रखिएगा, ठीक है ना।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है, ये 482 नंबर। प्रश्नों को बिल्कुल आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। हम जितना बता रहे हैं उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए, ठीक है। बोल रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास, कौन सा हिंदी उपन्यास है, मैला आंचल, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, यानी कि ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी लगा दी है, ये है मैला आंचल, देख सकते हैं ये एक बुक है यानी कि उपन्यास है और इसी लेखक के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है देवकी नंदन खत्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फणीश्वर नाथ रेणु। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बार बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तस्वीरों में ही जो लगाया गया ना, बहुत सारे बच्चे देख लिए होंगे कि यहाँ पर राइटर का नाम लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं ना, फणीश्वर नाथ रेणु, और किताब का क्या नाम है, मैला आंचल, ठीक है ना। और ये बुक ना दोस्त बता रहे हैं ना कि ग्रामीण इलाका का ना जो सबसे ज्यादा गरीबी वास्तविक रूप में, रियल के रूप में जो गरीबी दिखाई गई है, इसमें आपको ना प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें इसमें बताया गया। यही जो है मैला आंचल की सबसे बड़ी कहानी है, ठीक है ना। इसमें ग्रामीण इलाके गरीबी, संघर्ष, सब चीज इसमें दिखाया गया। तो इसका लेखक कौन है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले ना दोस्तों हम आपको व्याख्या के तौर पे बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये मैला आंचल पुस्तक जो है ये बिहार के ना प्रमुख लेखक जो कि कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना, इसी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। बात करते हैं इनके जन्म का कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 मार्च 1921 को हुआ था। हुआ कहाँ पर था, तो बिहार के पूर्णिया जिले में था, लेकिन उस टाइम पूर्णिया और अररिया एक थे, लेकिन वर्तमान में जो ना ये अररिया में इनका औरोही हिंगरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वर्तमान में अररिया जो जिला है वहीं पर जो औरोही हिंगरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि ये जो मैला आंचल के अलावा उनके बहुत सारी और भी कृतियां हैं, ठीक है ना, जैसे में पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलगाम, कितने चौराहा, ये सब बुक से किनका, फणीश्वर नाथ रेणु का। तो ये सारा चीज ना आपको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि अगली बार पलटू बाबू रोड पूछ दे, हो सकता है अगली बार आपको कितने चौराहा वाला भी बुक पूछ दे। तो ये सब चीजें आप जब ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और यही वजह है हम आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं कंप्लीट कराते हैं, बल्कि आपको पूरे व्याख्या के साथ ना कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलाना है, ठीक है ना। और वीडियो आपको सच में बेहतर लग रहा है ना दोस्त, वीडियो को ना लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये आपको सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 483 नंबर प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोल रहा है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो पहली बैठक थे, ये बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था। यानी कि पूछ रहा है ना कि 1928 में, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की एक बैठक हुआ था, जो कि बिहार में आकर किस क्रांतिकारी ने इस बैठक में भाग लिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सर अली इमाम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फणींद्र नाथ घोष, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मजरूल अल हक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अजय घोष। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न जो है कितनी बार पूछा हुआ है, जितने भी P/Q है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फणींद्र नाथ घोष। कौन हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से क्या है, तो समझिए। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो बैठक में भाग लिया था, बाद में ब्रिटिश सरकार की यातनाओं से टूटकर वे सरकारी गवाह बन गए थे। कौन, फणींद्र नाथ घोष, ठीक है ना। बाद में इतनी सारे ब्रिटिश सरकार ने उनकी यातना दिया, उनको परेशान किया कि वे ना सरकारी गवाह बन गए थे। और याद रखिएगा उन्हीं की गवाही के आधार पर ना भगत सिंह सहित कई बड़े क्रांतिकारी को ना गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। समझ में आ गया ना। तो आपको मालूम है कोई व्यक्ति कितना यातना करके सरकारी गवाह कभी कभी बनाते हैं, आज के समय में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है 484 नंबर प्रश्न है। ये जो है हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे में है, ठीक है ना।
बोल रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। देखिए गुरु की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ना बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारे जानते होंगे, उनके जन्म के बारे में, उन किस लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना, उन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, सब जानते हैं। लेकिन उनके गुरु के बारे में आपको ये नए क्वेश्चन के अनुसार आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्र नाथ पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वैभव गिरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बलिराम मुंडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आनंद पांडे। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त बिना समय गए दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, ये जो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे, आनंद पांडे जी थे। कौन थे, आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रहे हमारे बिरसा मुंडा जी, और इनके गुरु जो थे वो कौन थे, आनंद पांडे थे, ठीक है ना। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा इन्होंने भूमिका निभाई है कि नहीं। इन्होंने अपनी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, जमींदारों के खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा आदिवासी जो संघर्ष था उसमें इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए और भी इनको व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं, और भी चीजें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए समझिए, बोल रहा है कि बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे, आनंद पांडे जी थे, ठीक है ना। अब बिरसा मुंडा की जो जन्म है इसको आप जरूर याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जो जन्म है ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड के रांची जिले के उतिहातू गांव में हुआ था, ठीक है ना। उनकी माता का नाम जो था ना करतुमु हातू, और पिता का नाम था सुंगना मुंडा था, ठीक है ना। यानी कि ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि इनका जो है जो गांव था, ठीक है ना, उनकी माता का नाम क्या था, ये तो पहले याद रखिएगा। झारखंड जिला में इनका जन्म हुआ था। झारखंड में कहाँ पे, रांची जिला में, ठीक है ना। इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था करमी हातू, कर्मी हाथू था, और पिता का नाम क्या था, सुगना पांडे था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने उलगुलान नामक एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारतीय वन अधिनियम 1882 था, जिसके लागू होने से आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही थी, और उन्हीं की वजह से उन्होंने उलगुलान नामक एक आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। और सिर्फ यही नहीं दोस्त, उन्होंने बहुत सारे विद्रोहों में शामिल लिया था, ठीक है ना। इसीलिए इनको ना धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है। किनको, तो ये याद रखिएगा बिरसा मुंडा जी को। और एक और बात कि जब झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था वो कब हुआ था, इन्हीं के जन्मदिन पे हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है ना। 2000 को हुआ था झारखंड से, जो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 का। इनका जन्म कब हुआ था दोस्त, यहाँ पर लगा दिया गया है 15 नवंबर 1875 को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, ताकि क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ आप दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर जो प्रश्न क्या है, ये है 485 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है, अभी देखिए ये बीपीएससी में ना कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पटना कॉलेज की जो स्थापना है आखिर कब हुआ था, ठीक है ना। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है 1863 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1869 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1874 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1884 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पटना कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इस चित्र में भी आपको लगा दिए, और इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1863 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1863। यानी कि पटना कॉलेज की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1863 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्त एक और बात की, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है, ठीक है ना। और इसके लिए इसीलिए हम आपको इसको एक बार और रिकॉल करा दिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो 1863 में जो है पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलते हैं हम ना आपको और भी ना सॉल्यूशन के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोल रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना है 1863 में हुआ था, ठीक है ना। ये पटना विश्वविद्यालय है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र का ना ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। देखिए पटना विश्वविद्यालय उस टाइम जो है इतना विख्यात था कि इसको पूर्वी क्षेत्र का ना ऑक्सफोर्ड कहा जाता, ठीक है ना। और ये पूर्वी क्षेत्र में ना पटना कॉलेज को प्रथम स्थान भी प्राप्त था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, अगला थ्योरी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है बिहार और बंगाल का सबसे प्राचीन माने जाने वाला इस कॉलेज में कई महापुरुषों ने शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें से भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राष्ट्रकवि जो थे कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर आदि शामिल भी थे। समझ में आएगा ना। तो इन सब चीजों को आप एक बार जरूर ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त।
यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, ठीक है ना। आपने कितने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अटेंड किया, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रकार के वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित कोई भी राय हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। हमें बेहतर लगता है और मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, ये 486 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि वर्तमान जो है महाबोधि मंदिर, यानी कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में। इसका जो निर्माण है आखिर ये किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है ना। आखिर जो है महाबोधि मंदिर, यहाँ पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी लगा दिए, आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए ये महाबोधि मंदिर है, कितनी सारा पुराना मंदिर है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बोल रहे कि आखिर जो है किस राजवंश के शासनकाल के दौरान ये इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पाल वंश के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गुप्त वंश के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शुंग वंश के दौरान। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त याद रखिएगा, ये जो महाबोधि मंदिर है, ठीक है ना, ये किस राजवंश के दौरान निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, एक बार ना एमसीक्यू तो हो गया, अब एक बार ना आपको व्याख्या के माध्यम से भी इस प्रश्न को समझा देते हैं। देखिए बोल रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माता पहला मंदिर है, यानी कि निर्मित पहला मंदिर है। ये जो वर्तमान मंदिर है ये 5वीं-6ठी शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी है कि ये जो गुप्त काल के उत्तरार्ध से पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। देखिए जो हम आपको तस्वीर दिखाए ना, वो पूरी तरह से ईंटों से निर्मित किया गया है, जो कि आज भी खड़े सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। और माना जाता है कि सदियों से ना ईंट वस्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, ठीक है ना। तो सोच सकते उस टाइम का अभी भी मंदिर खड़ा है, इसका मतलब कितना बेहतरीन तरीके से और कितने मेहनत से बनाया गया होगा, है कि नहीं। क्वालिटी भी और क्वांटिटी में बिल्कुल आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया होगा, है कि नहीं। तो ये सब चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, कि गुप्त वंश में जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 487 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बिहार में पाल काल के दौरान विकसित कांस्य से निर्मित उन्नत, ठीक है ना, मूर्ति कला के विकास में सबसे जो मुख्य योगदान यानी कि मेन योगदान आखिर वो किसका था, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बुद्धगुप्त और उपवर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चंद्रभाव और जय न्यायपाल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है धीमर और बीठपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राम सिंह और जवाहर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बोर्ड बिहार में जो पाल काल के दौरान जो विकसित कांच से निर्मित उन्नत है, वो मूर्ति कला की बात कर रहा है, उसमें काफी ज्यादा ना विकास हो रहा था, और विकास करने का जो मेन योगदान है आखिर वो किसका था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धीमन और बीठपाल का। किसका था, धीमन और बीठपाल का था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार ना घुमा फिरा कर पूछते रहते हैं, जो कि बच्चे ना घबरा जाते हैं, लेकिन प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपको व्याख्या जरूर देखते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं, आपको ना सोल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वही चीज है कि पाल काल में बिहार के कांस्य से मूर्तियों की एक उन्नत शैली विकसित हुआ था, ठीक है ना। और कांस्य से मूर्ति, ठीक है ना, बनाने की इस शैली में ना धीमन और बीठपाल का ना काफी ज्यादा निर्णायक योगदान था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो धीमन थे ना, धीमन के जो पुत्र थे कौन थे, बीठपाल थे। कौन थे, धीमन के पुत्र कौन थे, बीठपाल थे। और उनका जो निवास स्थान था वो कौन सा था, नालंदा था। कौन सा था, नालंदा था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। कोई भी राय हो ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप घबराइएगा नहीं। हम अभी तक जो है 48 को जो पार्ट करवाए हैं, 48 पार्ट, या फिर आज का जो वीडियो 39 पार्ट, या फिर टोटल 2000 प्रश्न, सब के सब हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। आपको रिवीजन करने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा। आप आराम से वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आराम से आप रिवीजन कर सकें। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो वैसे भी आपके मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ पड़ा होगा, है कि नहीं। तो वीडियो जब देख लीजिएगा तब आपको आसानी होगा रिवीजन करने में, ठीक है। अब हम समझते हैं 488 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि 1937 में ना बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व आखिर किसने किया था। आपको मालूम है कि 1937 में ना बिहार में गठित जो है प्रथम मंत्रिमंडल था, ठीक है ना, आखिर उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना।
ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है श्री कृष्णा सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद यूनिस, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वहाली अली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जयराम दास दौलत राम। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, उसी हिसाब से इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। ये जो 1937 में ना बिहार में जो प्रथम मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया गया था वो आखिर किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम मुख्यमंत्री जो कौन थे, वो कौन थे, आपको श्री कृष्णा सिंह थे। इनको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं इसको ना व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को ना बिहार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है ना, और कांग्रेस ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध किया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम स्वतंत्रता पार्टी भी शामिल थी। समझ में आ गया ना, इसी वजह से विरोध किया गया था। सबसे बड़ी बात क्या, नेक्स्ट थ्योरी में ये जो मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार बनाया गया था, उसके बाद इन्होंने इसके इस्तीफा के बाद श्री कृष्णा सिंह ने 20 जुलाई 1937 को ना अपना प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया था। ठीक है ना, देखिए ये जो है ना आंतरिक सरकार बनाया गया था, किनके द्वारा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो पहली बार तो यही जो है अपना मंत्रिमंडल गठित किए थे। ठीक है ना, लेकिन 20 जुलाई 1937 को ना अपना मंत्रिमंडल गठित किया था किसने, श्री कृष्णा सिंह ने। ठीक है ना, लेकिन राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर 15 जनवरी 1938 को ना मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। समझ में आ गया ना, यानी कि 15 जनवरी 1938 को ना वही भगत सिंह हो गए या बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ने के लिए इन्होंने अपना राजनीतिक जो है कैदियों को छोड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ताकि आपको बाद में वैसे राजनीतिक कैदी बहुत सारे छूटे और बहुत सारे नहीं छूटे। ठीक है ना, तो ये जो चीजें आप जरूर याद रखिए, कब, 15 जनवरी 1937 को भंग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 489 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है ना, ये राजनीतिक जो रत्नाकर है वो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है मौली कवि, या फिर ऑप्शन नंबर बी है परमल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चंद्रेश्वर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद्यापति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब आप खुद बताइए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त याद रखिएगा, ये राजनीति जो रत्नाकर है, ठीक है ना, एक पुस्तक है, और इसी पुस्तक जो लेखक है वो कौन है, चंद्रेश्वर जी थे। कौन थे, चंद्रेश्वर जी थे। ठीक है ना, चंद्रेश्वर जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, लेकिन चलिए हम आपको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए वही चीजें है कि चंद्रेश्वर को राजनीति रत्नाकर का लेखक माना जाता था, जो कि कर्नाटक राजवंश के शासक से संबंधित विवरण प्रदान करता है। ठीक है ना, ये जो है ना मध्यकालीन, ठीक है ना, कौन सा, ये जो है आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। कौन सा, यही राजनीतिक रत्नाकर। ये जो है ना मध्यकालीन इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी द्वारा 1924 में किया गया था। पहले तो आप ये समझिए कि इसके जो लेखक है वो कौन है, चंद्रेश्वर जी थे। ठीक है ना, और ये कैसा बुक है, राजनीतिक रत्नाकर नाम का एक बुक है। ठीक है ना, और ये जो है मध्यकालीन इतिहासों से संबंधित रखता है। सबसे बड़ी बात कि इस बुक का प्रकाशन आखिर किसने किया था, तो बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी द्वारा 1924 में किया गया था। ठीक है ना, राजनीतिक रत्नाकर की जो रचना है ये चंद्रेश्वर ने संस्कृत भाषा में ना 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। कब किया था, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था, और वो भी कब, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 चीजें इसमें से याद रखिएगा। पहला, इनके लेखक कौन है, चंद्रेश्वर जी थे। आखिर इस बुक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। लेकिन आखिर कौन सा प्रकाशन किया था, तो याद रखिए बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है ना, इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको रिवीजन कर लेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। अभी आप कुछ दिन में आपको 2 से 3 महीने में बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद से आपको एईडीओ का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, आपको 14 तारीख से स्टार्ट है, तो जो भी बच्चे का एग्जाम होने वाला है उनको आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करना है, और इस सब जो भी एग्जाम में बैठी आपको पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होकर विश्वास रखिए, रिजल्ट जरूर बनेगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये है 490 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, इसको अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि संथाल विद्रोह आखिर कब हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है 1831 से 32 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है
1955 से 56 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1965 से 66 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1931 से 32 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये संथाल विद्रोह का कुछ दृश्य है, ठीक है ना, जिसको हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसी संथाल विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो ये कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1855 से 56 में हुआ था। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्त बिहार के एग्जामों में, तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, 1855 से 56 में हुआ था कौन सा, संथाल विद्रोह, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक बार ना एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 1855 से 56 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध ना संथाल विद्रोह, जो कि कहाँ से हुआ था, भागलपुर से राजमहल तक फैला है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको 1855 से 56 में अंग्रेजों के विरुद्ध ना संथाल विद्रोह किया गया था, और कहाँ से कहाँ, तो भागलपुर से ना राजमहल पहाड़ियों तक फैला हुआ था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस विद्रोह का ना नेतृत्व किस कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा सिद्धू और कानू नामक दो भाइयों ने, ठीक है ना, किया था। इसका नेतृत्व जो है दो भाइयों ने किया था, कौन कौन, सिद्धू और कानून ने किया था। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है इसको आप जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, ये जो विद्रोह था संथाल विद्रोह, ये सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि जमींदारों के विरुद्ध भी था, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि संथाल विद्रोह जो था अंग्रेजों के साथ साथ और किन के विरुद्ध था, तो याद रखिएगा जमींदारों के विरुद्ध था। किन के विरुद्ध था, जमींदारों के विरुद्ध भी था, ठीक है ना। और उन्होंने आपको बताया है कि इन्होंने संथाल विद्रोह जो आदिवासी जो विद्रोह था, काफ़ी ज़्यादा इनको जमीन हड़पने, जबरदस्ती काम कराने के, श्रम के लिए, ये सब चीज़ें विद्रोह होता रहता था, ठीक है ना। तो इसके नेतृत्व तो याद रखिएगा सिद्धू और कानू करते थे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दो था विद्रोह दो लोगों के लिए, एक अंग्रेजों के लिए और दूसरा जो है जमींदारों के लिए था, ठीक है ना। ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त आज जो है हमारा इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 490 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 490 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त ये प्रश्न नहीं बल्कि आपको सिलेक्शन वाला सीरीज है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल ईमानदारी से ना आप जाके हर सीरीज के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको खुद मालूम चलेगा ये वीडियो और ये चैनल और ये सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त अगर आपको वीडियो सच में बेहतर लगा हो ना, तो दोस्त इस चैनल से ना जुड़ जाइए, ठीक है ना। बता रहे हैं ना बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इस चैनल से जुड़िएगा, आपको तैयारी में एक और भी चीज़ें सहानुभूति मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और नहीं तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए हम आपको इस पीडीएफ में तो देंगे ही, साथ ही साथ आपको बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है ना, आपको पूरा मिनटों में ना अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लगा दिया गया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और करेंट अफेयर तो अपडेट किया जाता है, ठीक है ना। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो हम बना सकें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।